Today we will move to the next topic of this chapter, that is financial decision. You know very well, financial decisions are concerned with the three major decisions which are clearly depicted in the given figure. The first one is investment decision, second is a financing decision, and third one is a dividend decision. So, as a financial officer, it is a most of the important decision related to the financial manager or the financial officer, that is investment decision, financing decision, and dividend decision. Investment decision classify into two types of decision, that is a capital busting decision and working capital decision. Financing decision is related to the capital structure decision, which are covered debt and equity fund for the business. And dividend decision is totally based on the payout the profit, how much profit retained by the firm in the business and how much profit pays as a dividend to the shareholder. So dividend decision covers two types of decision. The first one is retained earning and second one is the dividend decision. So basically अगर हम कहें कि एक फाइनेंशियल मैनेजर हो या फाइनेंशियल ऑफिसर हो, उसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट को प्रॉपर एडुकेट करने के लिए, प्रॉपर मैनेज करने के लिए, फाइनेंशियल हेल्थ को एडुकेट बनाए रखने के लिए, सक्सेसफुल बनाए रखने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए, इफेक्टिव बनाए रखने के लिए, प्रोटेक्टिव बनाए रखने के लिए तीन तरह के डिसीजन लेने पड़ते हैं. पहला डिसीजन जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होता है, जिसमें पहला होता है कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, जिसे सिंपल भाषा में कहा जाता है लॉन्ग टर्म डिसीजन. यानी पैसा इन्वेस्ट करना है हमें फिक्स एसेट्स में, तो ये डिसीजन कहलाता है कैपिटल बस्टिंग डिसीजन. वेयर एज अ वर्किंग कैपिटल डिसीजन इज बेस्ड ऑन द डे टू डे ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस. यानी डे टू डे एक्टिविटी के लिए भी बिजनेस को पैसा चाहिए, तो कितना पैसा हम डे टू डे एक्टिविटी के लिए इन्वेस्ट करें बिजनेस में और कितना बिजनेस में फिक्स एसेट्स को परचेस करने में करें, उसे हम कैपिटल बस्टिंग डिसीजन कहते हैं. रही बात दूसरा डिसीजन, दैट इज़ अ फाइनेंसिंग डिसीजन. फाइनेंसिंग डिसीजन इज़ बेस्ड ऑन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी. यानी एक कंपनी की या बिजनेस का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसमें कितना डेब्ट फंड होगा, कितना ओन्ड फंड होगा, ये डिसाइड करना भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही काम होता है, फाइनेंशियल ऑफिसर का ही काम होता है, जो ये डिसाइड करता है कि हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में कितना प्रोपोर्शन बोरोड फंड होता है यानी डेप्ट, और कितना प्रोपोर्शन इक्विटी का होता है यानी ओनर्स फंड का होता है. द थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू द फाइनेंशियल ऑफिसर, दैट इज़ द डिविडेंड डिसीजन. फाइनेंशियल ऑफिसर को ये भी डिसाइड करना पड़ता है कि फर्म को जितनी प्रॉफिट हो रही है, बिजनेस को जितनी प्रॉफिट हो रही है, उस प्रॉफिट में से कितना प्रॉफिट वो फर्म में रखे, यानी फर्म में ही रखे, रिटेन करके रखें, फर्म में री इन्वेस्ट कर दे, जिसे विच इज़ ऑल्सो नोन एज अ प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, दैट इज़ रिटेन अर्निंग. एंड कितना पैसा, हाउ मच मनी प्रोवाइडेड एज अ प्रॉफिट टू द शेयर होल्डर, यानी कितना पैसा वो अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर दे. एंड आई मस्ट टू से यू द फाइनेंशियल मैनेजमेंट टोटली बेस्ड ऑन दीज थ्री डिसीजन. अगर आप फ्यूचर में फाइनेंशियल ऑफिसर बनते हैं, आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वर्क मिलता है, तो आपके पूरे लाइफ में ये तीनों डिसीजन जो हैं आसपास घूमते रहेंगे, आपको यही तरह के डिसीजन लेने पड़ेंगे. इसीलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन में गिवन था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिलेट्स टू द फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग. ओके, सो लेट्स डिस्कस इट. द थ्री इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट: investment decision, financing decision, and dividend decision. The first one is investment decision. This decision involves careful selection of assets in which fund are to be invested. Investment decision can be a long term or short term. यानी investment decision में हम ये केयरफुली चूज़ करते हैं कि कितना पैसा हम इन्वेस्ट करें एसेट्स में, और ये इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म पर्पज़ के लिए भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए हो सकता है. If we are talking about the long-term investment, so it will be known as the capital busting decision. A long-term investment decision is called capital busting decision. It involves committing the finance on a long-term basis
फॉर एग्जाम्पल मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन अ न्यू मशीनरी टू रिप्लेस एन एग्जिस्टिंग वन और एक्वायरिंग अ न्यू एसेट्स और ओपनिंग अ न्यू ब्रांच। अगर हम एग्जाम्पल लें कि हमें एक नई मशीन को ख़रीदना है, उसे उसमें इन्वेस्ट करना है पुरानी किसी मशीन को रिप्लेस करके, या फिर किसी नई फिक्स एसेट्स को एक्वायर करना है, या फिर किसी नई ब्रांच को ओपन करना है। सो सच काइंड ऑफ डिसीजन आर रिलेटेड टू द कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। द सेकेंड पैराग्राफ रिलेटेड टू दिस डिसीजन, capital busting decisions are very crucial as they affect the earning capacity of the business in the long run। यानी कैपिटल बस्टिंग डिसीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है क्योंकि हमारी ये बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को लॉन्ग रन में इफेक्ट करता है। सिंस दिस डिसीजन इन्वॉल्व्स ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड आर इरिवर्सिबल, और ये डिसीजन ऐसा होता है जिसमें हमें ज़्यादा पैसा की ज़रूरत होती है। अगर हमें AC को ख़रीदना है, एयर कंडीशनर ख़रीदना है, तो यू नो वेरी वेल AC खरीदने के लिए 50-60,000 रुपीज़ की फ़ंड की ज़रूरत पड़ेगी। वहीं AC के बिल का पेमेंट करना है मंथली, तो वो शायद उतना ज़्यादा हैवी अमाउंट नहीं होगा। सो वी कैन से डैट द कैपिटल बस्टिंग डिसीजन इन्वॉल्व्स ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसमें ज़्यादा पैसा लगता है, एंड आर इरिवर्सिबल, और इस तरह के डिसीजन लेने के बाद हम इसको वापस जल्दी रिवर्स नहीं कर सकते, रिवर्स करने में हमें लॉस होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने प्रोडक्शन के लिए एक मशीन खरीदी एंड आफ्टर 6 मंथ हमें लगा कि ये मशीन उतना अच्छे ढंग से काम नहीं कर रही है, हमें इसे रिप्लेस कर देना चाहिए। तो क्या उस डिसीज़न को आप फिर से जल्दी से रिवर्स कर सकते हो? नहीं, उसके लिए आपको एडिशनल फ़ंड की ज़रूरत पड़ेगी। हो सकता है जब आप मशीनरी को रीसेल करेंगे तो आपको प्रॉपर उतना पैसा मार्केट से ना मिल पाए। सो दैट्स वाई अगर आप इसको रिवर्स करते हैं सच काइंड ऑफ डिसीजन, तो आपको भारी भरकम लॉस उठाना पड़ सकता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दे नीड टू बी टेकन विथ अटमोस्ट केयर। यानी जब आप कैपिटल बस्टिंग डिसीजन लेते हैं सो आपको काफ़ी केयरफुल रहना पड़ता है सच काइंड ऑफ डिसीजन। द सेकेंड डिसीजन दैट इज़ अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करते हैं, छोटे समय के लिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो विच आर रिलेटेड टू द वर्किंग कैपिटल डिसीजन। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल डिसीजन। These are concerned with the decision about the level of cash, inventory and receivable required to be held by the business for its smooth functioning। You know very well, अगर हम मशीनरी रखते हैं, प्लांट रखते हैं, तो मशीनरी और प्लांट से हमारा पर्पस क्या है? प्रोडक्शन करना। प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए? कैश क्यों चाहिए? ताकि हम इन्वेंट्री रख सकें, रॉ मटेरियल्स रख सकें। रॉ मटेरियल्स के बिना प्रोडक्शन तो नहीं हो सकता। सो वर्किंग कैपिटल डिसीजन इस बात पे फोकस करता है कि हमारे पास कितना लेवल ऑफ कैश अवेलेबल होना चाहिए, हमारे पास प्रॉपर कितनी इन्वेंट्री होनी चाहिए, कितने रिसीवेबल्स अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि हम बिज़नेस की जो फंक्शन है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, उसमें स्मूथनेस बनाए रखें। अगर हम आपका बेसिकली आपके घर की बात करते हैं, आपके घर बहुत बड़ा है, आपके घर में सारी सुख सुविधाएँ हैं, लेकिन अगर घर को चलाने के लिए अगर आपके पास प्रॉपर कैश नहीं है, यानी जो मंथली बिल होते हैं, मंथली बिल लाइक राशन बिल and electricity bill and various kinds of bill like a house tax, water tax। so अगर हम बात ये करें कि अगर हमारे पास एक घर है बहुत बड़ा, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, घर है, तो घर में कई तरह के फिक्स एसेट्स और कई तरह की वर्किंग कैपिटल हम लोग इन्वॉल्व करते हैं। फिक्स एसेट्स लाइक अगर हम घर में टीवी खरीदते हैं, फ्रिज खरीदते हैं, वॉशिंग मशीन खरीदते हैं, एयर कंडीशनर खरीदते हैं, कूलर्स खरीदते हैं, फर्नीचर्स खरीदते हैं। सो सच काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट विच आर रिलेटेड टू द लॉन्ग टर्म पर्पस। सो दिस काइंड ऑफ डिसीजन रिलेटेड टू द कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। एंड अब क्या इन सारी चीज़ों से आपका घर चल सकता है? हाँ सर, ये हमें रहने के लिए सहूलियत प्रदान करते हैं, हमें थोड़ा कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं। बट व्हाट आर आवर बेसिक नीड? बेसिक नीड क्या है हमारी? खाना खाना। सो उसके लिए हम आपको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत, वर्किंग कैपिटल मीन्स राशन होना चाहिए। यानी आपके पास चूल्हा है, गैस है, बट यू हैव अ नॉट अ राशन, तो क्या राशन के बिना आप खाना बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। ग्रॉसरीज के बिना नहीं बना सकते हैं। एज़ वेल एज़ इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं पे करेंगे मंथली, अगर आपका घर खुद का नहीं है, रेंट पे, तो अगर आप रेंट नहीं पे करेंगे तो क्या ये इस तरह के जो खर्चे हैं वो आपके बिज़नेस को या आपके घर को डे टू डे एक्टिविटी में सपोर्ट करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। सो
अगर आप अपने घर का एग्जांपल लीजिए, चाहे आप किसी भी बिजनेस का लीजिए, तो बिजनेस और घर को चलाने के लिए आपको दो तरह का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है. द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट विच आर रिलेटेड टू द लॉन्ग टर्म पर्पस विच इज़ नोन एज कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, एंड द सेकेंड वन इज investment related to the working capital, and these decisions affect the day to day working of a business and also affect the liquidity as well as the profitability of the business. यानी आप ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए आपके पास ज़्यादा रॉ मटेरियल्स होने चाहिए, तो ही आप जाके ज़्यादा सेल कर पाएंगे, ज़्यादा सेल कर पाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास प्रॉफिट होगा. So in the next topic of this, the first one is factor affecting capital busting decision. What is capital busting decision? अभी मैंने just बताया कि any decision which are related to the long term purpose, investment in the fixed asset, it is known as capital busting decision. So what are the factors who affect the capital busting decision? यानी जब हम capital busting decision लेते हैं तो कौन कौन से factors आपको affect करते हैं? The first one is a cash flow of the project. When a business invests huge amount of money in a certain project, then it expects regular and reasonable cash inflow from such an investment. Cash generated from operation are analyzed in selecting the desired project. यानी कि जब बिजनेस कभी कभी ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट करता है किसी भी प्रोजेक्ट में, या बिजनेस की बात हो रही है, तो वो सबसे पहले अपने मन में ये रखता है कि उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से उसको हर साल या हर मंथली या क्वार्टरली या हाफ ईयरली उसको कितना रिटर्न आएगा. सो जनरली वो वही इन्वेस्टमेंट चूज़ करता है जहाँ पे उसका कैश फ्लो सबसे मैक्सिमम होता है और सबसे जल्दी होता है. जैसे हम बोल सकते हैं कि सपोज़ अगर आपने किसी प्रोजेक्ट में 10 लाख रुपीज़ लगाया और आपके पास दो लोग खड़े हैं कि मेरे प्रोजेक्ट में पैसा लगाओ, और दूसरा प्रोजेक्ट अलग है, यानी आपके पास 10 लाख रुपए हैं आपको इन्वेस्ट करने हैं, तो आपके पास दो प्रोजेक्ट वाले हैं, प्रोजेक्ट 1 एंड प्रोजेक्ट 2 में. सो प्रोजेक्ट 1 वाला कहता है कि हम हर साल आपको 50,000 रुपीज़ रिटर्न देंगे हर साल, और ये वाला कहता है हम आपको हर साल 60 रुपीज़ रिटर्न देंगे. सो अगर आप इसमें देखें तो आप कौन सा प्रोजेक्ट चूज़ करेंगे? द प्रोजेक्ट नंबर 2, क्योंकि प्रोजेक्ट नंबर 2 में रिटर्न भी ज़्यादा है, कैश फ्लो भी ज़्यादा है, एज वेल एज आपका जो 10 लाख रुपए जो आपने इन्वेस्ट किया वो जल्द से जल्द यहाँ से रिटर्न हो सकता है. So when you are invested in the long term project, so the first and most important part which affect the capital busting decision, that is a cash flow of the project. The second one is a rate of return. Each project is selected after the comparing expected return of the different project and the degree of risk involved in them. यानी जब आप किसी भी प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करते हो कि किस प्रोजेक्ट में आपको इन्वेस्ट करना है, तो उसका दो चीज़ें तो सबसे पहले चेक करते हो, द रेट ऑफ रिटर्न, सेकेंड वन इज़ द डिग्री ऑफ रिस्क. सो रिस्क रेट ऑफ रिटर्न तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. द थर्ड इज द इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व. द डिसीजन टू इन्वेस्ट इन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ कैलकुलेशन रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रेट, कैश फ्लो एंड रेट ऑफ रिटर्न. सो इन्वेस्टमेंट का कई क्राइटेरिया होता है, तो वो क्राइटेरिया भी कहीं ना कहीं आपके इन्वेस्टमेंट को इफेक्ट करता है. फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द रेट ऑफ रिटर्न इन केस ऑफ द लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स. तो जब आप किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हो तो नंबर ऑफ कैलकुलेशन रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कितना इन्वेस्ट करना है हमको, कितना इंटरेस्ट मिलेगा हर साल, कितना कैश फ्लो रहेगा और रेट ऑफ रिटर्न क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें भी आपको कैपिटल बस्टिंग डिसीजन में काफ़ी हेल्प करती हैं और ये सारी चीज़ें आपको इफ़ेक्ट भी करती हैं. सो वी कंप्लीट द फर्स्ट डिसीजन ऑफ financial decision, that is investing decision. Now we will move to the second decision of financial management, that is the financing decision. This decision relates to the relative proportion of various sources of finance. The main source of finance of the business are shareholder funds and borrowed fund. So मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया था फाइनेंसिंग डिसीजन आर रिलेटेड टू द कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, यानी विद द हेल्प ऑफ फाइनेंसिंग डिसीजन businessman or a financial officer takes the decision related to the capital structure. Means कि फाइनेंशियल मैनेजर जो है, जो फाइनेंशियल ऑफिसर है, वो फाइनेंसिंग डिसीजन से ये डिसीजन लेता है कि उसके कैपिटल स्ट्रक्चर का क्या प्रोपोर्शन होगा. और यू नो वेरी वेल जो कैपिटल स्ट्रक्चर होती है कंपनी, वो बेसिकली दो तरह से बनती है. द फर्स्ट वन इज़ शेयर होल्डर फंड एंड बोरोड फंड. शेयर होल्डर फंड मतलब मालिकों का पैसा और बोरोड फंड मतलब उधार का पैसा.
अगर हम इजी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स, तो जब आप किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हो तो नंबर ऑफ कैलकुलेशन रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कितना इन्वेस्ट करना है हमको, कितना इंटरेस्ट मिलेगा, हर साल कितना कैश फ्लो रहेगा और रेट ऑफ रिटर्न क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें भी आपको कैपिटल बस्टिंग डिसीजन में काफ़ी हेल्प करती हैं और ये सारी चीज़ें आपको इफ़ेक्ट भी करती हैं। सो वी कंप्लीट द फर्स्ट डिसीजन ऑफ financial decision, that is investing decision. Now we will move to the second decision of financial management, that is the financing decision. This decision relates to the relative proportion of various sources of finance. The main source of finance of the business are shareholder funds and borrowed fund. So मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया था फाइनेंसिंग डिसीजन आर रिलेटेड टू द कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, यानी विद द हेल्प ऑफ फाइनेंसिंग डिसीजन businessman or a financial officer takes the decision related to the capital structure. Means कि फाइनेंशियल मैनेजर जो है, जो फाइनेंशियल ऑफिसर है, वो फाइनेंसिंग डिसीजन से ये डिसीजन लेता है कि उसके कैपिटल स्ट्रक्चर का क्या प्रोपोर्शन होगा। और यू नो वेरी वेल, जो कैपिटल स्ट्रक्चर होती है कंपनी, वो बेसिकली दो तरह से बनती है। द फर्स्ट वन इज़ शेयर होल्डर फंड एंड बोरोड फंड। शेयर होल्डर फंड मतलब मालिकों का पैसा और बोरोड फंड मतलब उधार का पैसा। अगर हम इजी वर्ड में बात करें ना, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन इस बात को डिसाइड करता है कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, और फाइनेंसिंग डिसीजन इस बात पे बिलीव करता है, इस बात पे फोकस करता है कि पैसा आएगा कहाँ से। अब पैसा आएगा तो पैसा आने के कई क्राइटेरिया होंगे, उस क्राइटेरिया को भी हम लोग डिस्कस। सो बेसिकली हम ये कहना आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हेन वी अटेंड द फर्स्ट वीडियो क्लासेस ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जब हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर स्टार्ट किया था, तो उसी दिन मैंने आपको क्लियरली आपको बताया था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में दो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। द फर्स्ट वन इज़ अरेंजमेंट ऑफ फंड्स, सेकेंड वन इज़ इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, यानी पैसा कहाँ से आएगा और पैसा कहाँ लगाएंगे। तो पैसा जब लगाने की बात आएगी तो विच आर कंसिडर टू द इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और पैसा जुगाड़ करने की बात आएगी, अरेंज करने की बात आएगी, दिस इज़ द प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, तो वो हमें फाइनेंसिंग डिसीजन के हेल्प से मिलेगा। सो द मेन सोर्स ऑफ फंड फॉर अ बिजनेस आर शेयर होल्डर फंड एंड बोरोड फंड। सो फाइनेंसिंग डिसीजन रिलेट्स टू द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ वेरियस सोर्स ऑफ फाइनेंस। सोर्स ऑफ फाइनेंस मीन्स फाइनेंस कहाँ से अवेलेबल होगा। द नेक्स्ट पैराग्राफ, अ बिजनेस हैज़ टू डिसाइड द प्रोपोर्शन ऑफ फंड टू बी रेज्ड फ्रॉम सोर्स which serves the purpose most effectively. Thus we can say financing decision is concerned with how much finance to be raised from which source. यानी फाइनेंसिंग डिसीजन हमें ये बताता है कि हमें कितना पैसा किस सोर्स से अरेंज करना है। अगर सपोज़ हमें अपने बिजनेस को रन कराने के लिए 50 करोड़ रुपीज़ की आवश्यकता है, तो 50 करोड़ रुपीज़ में से 50 करोड़, तो ये पहला डिसीजन हो गया। फिर 50 करोड़ में से हमें कितना ओनर्स फंड से अरेंज करना है और कितना बोरोड फंड से अरेंज करना है। दिस डिसीजन डिटरमाइंस द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड फाइनेंशियल रिस्क ऑफ द इंटरप्राइजेस। ये पूरा जो डिसीजन है ये हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल को डिसाइड। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मीन्स व्हाट? देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट, देयर टू टाइप्स ऑफ द सोर्स ऑफ फाइनेंस, दैट इज़ अ ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड। अब ओनर्स फंड पे आपको डिविडेंड पे करना है और बोरोड फंड में आपको क्या पे करना है? इंटरेस्ट। सो इंटरेस्ट और डिविडेंड ही क्या होते हैं? सोर्स ऑफ फाइनेंस के कॉस्ट ऑफ कैपिटल होते हैं। ओके, सेकेंड इज़ अ फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क ये इस बात को डिसाइड करता है कि अगर हम किसी से पैसा अरेंज कर रहे हैं तो पैसा प्रॉपर वे में हमारे पास होना चाहिए। ये ना हो कि आफ्टर सम डेज, आफ्टर सम टाइम या विद इन अ कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट वो पैसा हमसे रिटर्न करने की डिमांड करने लगे। यानी मैंने अगर 1 लाख रुपए का 1 करोड़ रुपए इसका लोन लिया, 1 लाख रुपए बहुत कम वैल्यूज़ है, 1 करोड़ रुपये इसका लोन लिया और सडनली जिससे लोन लिया उसने मुझे पैसे रिटर्न करने की बात की, और मैंने 1 करोड़ रुपए का जो लोन लिया था मैंने उसको प्रॉपरली मैंने कैसे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट कर दिया, तो वो पैसा हमें अभी तो नहीं मिल पाएगा। तो या तो मुझे प्रोजेक्ट पे लैप्स करना पड़ेगा और खुद वो बियर करना पड़ेगा लॉस। सो रिस्क दोनों तरीके का होता है, इन्वेस्टमेंट में भी रिस्क होता है, फाइनेंसिंग में भी रिस्क होता है। फाइनेंसिंग में एक तरह का रिस्क और भी होता है कि जब आप बोरोड फंड लेते हैं इन इंस्टॉलमेंट, तो आपको 50 करोड़ रुपीज़ की ज़रूरत थी, 25 करोड़ रुपीज़ की फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको मिल गई,
और आपने इन्वेस्ट कर दिया एक ऐसे स्कीम में जिसमें आपको इंस्टॉलमेंट में इन्वेस्ट करना था। सो फाइनेंसिंग के फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आपने इन्वेस्टमेंट तो कर दिया, लेकिन वो बेनिफिट आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप पूरी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो आपको पता था कि बाद में आपको मिलेगा वो पैसा लोन के फॉर्म में, बट आफ्टर सम टाइम्स आपको ये पता चला कि वो पैसा आपको नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं आपका वो 25 करोड़ रुपीज़ भी क्या हो गया, लैप्स कर गया। तो कई तरह की रिस्क होते हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट की बात हो, चाहे वो फाइनेंसिंग की बात हो। सो व्हेन वी टेक अ फाइनेंशियल डिसीजन, सो फाइनेंशियल डिसीजन relates to the first point is how much finance is to be raised from which source, and the second important part is overall cost of capital and financial risk of the enterprises. Okay, the next part is factor affecting financing decision, यानी जब आप ये डिसाइड करते हो कि हमें कहाँ से पैसा लेना है, कितना लेना है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करते हो कि फाइनेंशियल रिस्क कहाँ कम है, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब हमें ओनर्स से लेंगे तो कितना उनकी डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन है, और अगर हम बोरोड से पैसा ले रहे हैं तो कितना उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सो इन सारे चीज़ों को हमें स्टडी करते हैं एंड देयर आफ्टर हम फाइनेंसिंग डिसीजन लेते हैं। बट देयर आर फ्यू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स विच अफेक्ट द फाइनेंसिंग डिसीजन which are given below. The first one is a cost. Cost means what? Cost of raising fund from different sources are different. A wise finance manager opts for cheapest source of finance. वही cost of capital की बात है। हमने ओनर्स के पास के एज ए फाइनेंशियल मैनेजर कि कंपनी को अर्जेंट में लॉन्ग टर्म फंड की ज़रूरत है या शॉर्ट टर्म फंड की ज़रूरत है, उन्होंने बोला कितना, आपने बताया इतना। उन्होंने बताया कि हम उनसे पूछेंगे कि आप कितना डिविडेंड एक्सपेक्ट करते हैं। फिर हम बोरोवर्स के पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि हमें कंपनी को पैसे की ज़रूरत है, आप बताइए। तो बार्गेनिंग करनी पड़ती है, एनालाइज करना पड़ता है मार्केट कंडीशन एज वेल एज फर्म की पोजीशन को, और तभी आप में कोई पैसा लगाएगा जब आपकी कंपनी की ओवरऑल सिचुएशन बहुत अच्छी होगी। सो द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द financing decision is the cost of capital. Cost of capital means cost of equity capital, owner's capital, that is the dividend, and cost of borrowed capital, that is the interest. The second one is the risk. The risk is associated which each of the source is different. The source which involves least risk should be preferred. हम जहाँ रिस्क कम होगा, जैसे मैंने बताया आपको डिफरेंट काइंड ऑफ रिस्क होते हैं। कभी कभी ब्लॉकिंग ऑफ अमाउंट का रिस्क होता है, कभी कभी रिटर्न ऑफ कैपिटल का रिस्क होता है। सो सच काइंड ऑफ रिस्क अफेक्ट योर फाइनेंशियल डिसीजन। आपको पता है कि एक बंदा जो है आपको पैसे देने को तैयार है और उसका रेट ऑफ कॉस्ट भी कम है, लेकिन मार्केट में ऐसे आपको इन्फॉर्मेशन आई कि ये कभी कभी बीच में धोखा दे देता है, पैसा ब्लॉक कर देता है, पूरा पैसा नहीं देता। ओके, या फिर ऐसा होता है कि ये टाइम से पहले ही पैसा मांगने लगता है, अर्जेंसी का बहाना दिखाने लगता है। वॉट एवर देयर वेरियस काइंड ऑफ सिचुएशन हमारे मार्केट में होने लगती है। यू नो वेरी वेल कि रातों रात कई लोग करोड़पति बन जाते हैं और रातों रात कई लोग रोड पे आ जाते हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एक बिजनेस के लिए। द थर्ड इम्पॉर्टेंट इज़ द फ्लोटेशन कॉस्ट। जब हम फाइनेंसिंग डिसीजन लेते हैं तो फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है, ये मैं आपको बता दूँ। फ्लोटेशन कॉस्ट द एक्सपेंस इनकर्ड इन द इशू ऑफ डेप्ट इज़ हायर, द सोर्स ऑफ फाइनेंस बिकम्स लेस अट्रैक्टिव। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब होता है जब हम मनी अरेंज करते हैं फ्रॉम द ओनर्स फंड एंड द बोरोड फंड, तो उस पर कई तरह के इशू एक्सपेंसेस बियर करने पड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रॉस्पेक्टस का खर्चा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ MOA, AOA सुना होगा आप लोगों ने। सो सच काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको अंडरराइटर्स अपॉइंट करना पड़ता है, उसको कमीशन देना पड़ता है। आपने अगर आप पूरी चीज़ें अगर डिटेल में स्टडी की होगी क्लास 11th में, तो यू नो वेरी वेल कि बिजनेस स्टडी में सोर्स ऑफ फंड के बारे में बताया गया है कि कंपनी दो तरह से फंड अरेंज कर सकती है, ओनर से और बोरोड से। और मनी अरेंज करने के कई तरीके हैं और अरेंज करने के लिए कई तरह के टिटिम्मे हैं, कई तरह की प्रोसेस हैं। सो उस प्रोसेस पे कई तरह के पैसे खर्च होते हैं। अगर कंपनी डायरेक्टली पब्लिक से पैसा लेती है तो कई लॉन्ग टर्म प्रोसेस को अडॉप्ट करना पड़ता है। समटाइम्स कंपनी टेक द हेल्प ऑफ अंडरराइटर्स, तो अंडरराइटर्स को उसे कमीशन देना पड़ता है। सो सच काइंड ऑफ कॉस्ट इंक्लूड इन द फ्लोटेशन कॉस्ट
इन सिंपल वर्ड वी कैन से फ्लोटेशन कॉस्ट मीन्स द इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर. ओके, जैनी कंपनी ओनर्स से पैसा अरेंज करेगी तो शेयर इशू करेगी, डेप्ट फॉर्म में पैसा अरेंज करेगी तो डिबेंचर इशू करेगी. तो इन सारों को इशू करने में जो भी खर्चा आता है वो खर्चे को हम फ्लोटेशन कॉस्ट करते हैं, और कंपनी उसी सोर्स को चूज़ करती है जहाँ पे उसका फ्लोटेशन कॉस्ट कम होता है, क्योंकि फ्लोटेशन कॉस्ट एक तरह का एडिशनल बर्डन होता है ऑन द फॉर्म.